हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों MCQs 360 सीरीज जारी है और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का नेक्स्ट सेशन जिसमें हम फिर से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो हमारे MCQs अभी ख़त्म नहीं हुए हैं उन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद जैसे मैंने कि पहले भी मैंने कहा था कि एक एक करके मैं जितनी बुक्स अवेलेबल हैं वो सारी ख़त्म करूंगा। अभी मैं एक बुक से जितने उसके MCQs हैं वो सारे के सारे करवा रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट बुक भी लूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के MCQs डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा MCQ है दोस्तों? आज का नेक्स्ट MCQ जो है वो कहता है द प्रॉफिट एंड लॉसेज फॉर द लास्ट ईयर। पिछले साल के कुछ प्रॉफिट और लॉसेज हमें दिखा दिए हैं। 2001-2002 में लॉस था 10,000 का, 2002-2003 में लॉस है 2500 का, 2003-2004 में प्रॉफिट है 98,000 का और 2004-2005 में प्रॉफिट है 76,000 का। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज ₹2 लाख। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी है? 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड 12%। जो हमने कैपिटल लगाई है उस पर जो रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलने वाला है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो 12%। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स की रेमुनरेशन है कितनी? 1000 पर मंथ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एन्युटी ऑफ द 4 ईयर। एन्युटी वैल्यू हमें निकाल के एन्युटी मेथड से इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें एन्युटी वैल्यू तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि गुडविल के लिए हमें जो वैल्यू चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो है सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे एवरेज प्रॉफिट, AP मतलब एवरेज प्रॉफिट। 4 साल का प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट्स को हम ऐड कर लेंगे प्लस 76,000 और जो लॉसेज हैं पहले और दूसरे साल में 2001 में लॉस है कितने का? 10,000 का और 2002 में भी लॉस है, 2003 में भी कितने का लॉस है? 2500 का। ये हम माइनस कर देंगे क्योंकि 4 साल हैं तो डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे। अब ज़रा हम देखें कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो निकल के कितना आएगा। सो 98,000 प्लस 76,000 माइनस 12,500 ये 1,61,500 और इसको डिवाइड कर लेंगे हम 4 के साथ क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट हमें एवरेज करना है। तो 43,375। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था कि अगर कोई खर्चा है, कोई रेमुनेशन है, किसी तरह का कोई खर्च है वो अपने प्रॉफिट में से माइनस करना है क्योंकि हमें प्रॉफिट लेना है सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद। तो माइनस कर लेंगे हम पार्टनर्स की रेमुनेशन। इसने कहा था पार्टनर्स की रेमुनेशन जो है वो है 1,000 रुपया महीना। अब क्योंकि ये साल का प्रॉफिट है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई बाय 12 करके पूरी साल की रेमुनेशन बना लेंगे जो कि बनेगी 12,000। माइनस कर लेंगे 5, 7, 3, 10 में से 2 गए 8, तो 28,375 रुपये हमारा क्या है? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, पहले भी बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो आपके सामने कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दी है 2 लाख रुपए की और साथ ही साथ रेट ऑफ रिटर्न भी है, वो है 12%। ये आपके सामने है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं इसकी तो ये आ जाएगा 24,000। तो अब सबसे पहला काम मुझे ये करना था कि सुपर प्रॉफिट निकालना था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं 28,375 और नॉर्मल है 24,000। तो ये तो हमारा आ गया 4,375 हमारा क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। अब हमें गुडविल निकालनी है एन्युटी मेथड से। उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू। अब एन्युटी वैल्यू आपको कैसे निकालनी है? देखिए दोस्तों, एन्युटी वैल्यू निकालने के लिए आपको 1 रुपये की जो एनुअल वैल्यू है वो निकालनी है और उसके निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास डिस्काउंट रेट है 10%। बेसिकली एन्युटी वैल्यू मैंने पहले भी बताया था कि 1 साल के बाद 1 रुपये की जो वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि आपको सबको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से रुपये की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो 1 साल के बाद 1 रुपये की कितनी वैल्यू रहेगी वो एन्युटी वैल्यू होती है। तो हमें यहाँ दिखानी है 4 साल की, कि 1 रुपये की 4 साल के बाद क्या वैल्यू होगी हमें वो दिखानी है। तो सिंपल तरीका है दोस्तों एन्युटी वैल्यू निकालने का। आप क्या करोगे, आपको 1 रुपये की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ईयर की अगर वैल्यू निकालनी है आप सिंपली कर लो 1 डिवाइडेड बाय 1.10
आप इसको डिवाइड करो तो आपके फर्स्ट ईयर की एन्युटी वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आ जाएगी इज इक्वल टू 0.9090। 1 डिवाइडेड बाय 1.1। अब सेकेंड ईयर की निकालनी है सिंपली। अब आप इक्वल टू करते रहो, क्योंकि आपका इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको कैलकुलेशन बाकायदा पूरी तरह कैलकुलेट करके आओ, तो सिंपल आप इक्वल टू करते रहो। अगर मैं दूसरे साल की इसकी निकालूं तो बनेगी 0.82644 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। थर्ड ईयर की फिर से इक्वल टू दबा लो अपने कैलकुलेटर का, तो थर्ड ईयर की वैल्यू बन जाएगी 0.75131। जिसे 0 पॉइंट में लगा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, 0.75। और फोर्थ ईयर की हमें 4 साल की निकालनी है, तो एक बार फिर से इक्वल टू दबाएंगे तो 0.68301 अप्रॉक्सीमेटली। अब इन सब वैल्यूज़ का टोटल कर लो, मैं ज़रा टोटल कर रहा हूँ इनका। 0.75131 प्लस 0.82644 प्लस 0.9090, अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू बनेगी 3.1697। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 साल के बाद। अब सुपर प्रॉफिट हमारा कितना था 4375, और इसकी एन्युटी वैल्यू 4 साल के बाद कितनी आई 3.1697। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर 4375 को इसके साथ, तो ये आंसर हमारा है 13,868 अप्रॉक्सीमेटली। तो 13,868 हमारा आंसर ये दिख रहा है, तो यही आपका सही आंसर है। तो एन्युटी वैल्यू के लिए क्या करना है, जो वैल्यू निकालने के लिए कहा जितने साल के लिए 1 रुपये की वैल्यू निकालनी है 1, और डिस्काउंट रेट कितना था 10%, तो 1.1। अगर 20% डिस्काउंट रेट होता तो 1/1.20। तो करते जाओ, इक्वल टू करते जाओ, इन चारों साल की वैल्यू को ऐड करो तो ये बनी 3.1697। तो अगर हम एक रुपया हर साल उसकी एन्युटी वैल्यू निकालें तो 4 साल के बाद वो वैल्यू 3.1697 आपकी कैलकुलेट होगी। मल्टीप्लाई कर लो उस वैल्यू के साथ, तो आपके सुपर प्रॉफिट की जो गुडविल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करके। अदरवाइज अगर हम ऐसे नॉर्मली फॉर्मूला लगाते तो हम क्या लगाते, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अगर ये देखो, अगर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज करके करते, जो कि होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, वो देखो हमारा क्या आंसर आता, तब हमारा आंसर आता 17,500। लेकिन अब कितना आ रहा है 13,868। ये बताता है कि रुपए की जो वैल्यू कम हुई बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, होनी कितनी चाहिए थी 17,500 की। हर साल अगर हम 4,375 रुपये 4,375 प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगले 4 साल का प्रॉफिट कितना होना चाहिए 17,500। लेकिन क्योंकि रुपए की डीवैल्यू होती है, रुपए की वैल्यू डेप्रिसिएट होती है बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से, तो एक्चुअली ये वैल्यू इतनी ना होके बिकॉज ऑफ डीवैल्यूएशन इन रुपी इतनी रह जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं एन्युटी वैल्यू। आई होप ये आपको क्लियर है। इतने लंबे एमसीक्यूज नॉर्मली पूछे नहीं जाते, फिर भी अगर आपको ये फॉर्मूला वगैरह याद रहे तो अच्छी बात है। अगर कहीं पूछ भी लिया जाए तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्योंकि मैंने तो सारे करवाने थे। जैसे मैंने कहा था कि हर एमसीक्यू करवाऊंगा, तो मैं ये भी करवा रहा हूँ जो लेंथी और जो नॉर्मली इस तरह के एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते। और अगर पूछे भी जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको पहले बता दूँ। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आप वेस्ट हो जाएगा। ऐसे एमसीक्यूज जिनको आपको पता है कि बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है, आप लास्ट में ट्राई करोगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट ईयर्स। फिर से हमें पिछले कुछ साल के प्रॉफिट और लॉसेस दिए हैं। 2001 2002 का लॉस है 10,000 का, 2003 का लॉस है 2500 का, 2003-4 का प्रॉफिट है 98,000 का, 2004-5 का प्रॉफिट है 76,000 का। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे दी है कितनी 2 लाख रुपए की। रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितना है 12%, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। रेम्युनरेशन पार्टनर्स की जो है 1000 पर मंथ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ये फिर से वही क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया, तो इसको मैं फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, छोड़ देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20th, गुडविल ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर इन कैश फॉर ज्वाइनिंग ए पार्टनरशिप फर्म इज टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर इन देयर डैश रेशियो। हमें ये जो खाली जगह है इसको भरना है। तो मैंने पहले कहा था कि जब एक नया पार्टनर आता है, जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप को ज्वाइन करता है, तो उसको एक तो वो पैसा लगाना है जो ओल्ड पार्टनर्स ने भी लगाया था, उसको एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन लगाना है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फ्री में कोई पार्टनरशिप नहीं देगा।
तो एक तो वो पैसा लेके आएगा जिसको हम कैपिटल कहते हैं, दूसरा वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेके आता है जिसको हम क्या कहते हैं, गुडविल। वो इसलिए कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने पीछे उस बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो मेहनत की है, उस मेहनत के बदले में उससे वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, गुडविल। अच्छा, जो गुडविल पार्टनर नया लेके आएगा, ऑब्वियसली वो ओल्ड पार्टनर जितने भी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं उनमें बट जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन किस रेशो में? अगर 2 पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर, मान लो मैं कहता हूँ 10,000 रुपये गुडविल लेके आया और ये ए और बी में हमें बांटना है 10,000, किस रेशो में बांटेंगे भाई? सिंपल सा फंडा, जो नया पार्टनर आ रहा है उसको कुछ शेयर दिया जाएगा। कौन देगा? ए और बी दोनों देंगे। जो जितना शेयर देगा उतना गुडविल का हकदार भी होगा। अगर मान लो ए ने ज़्यादा शेयर दिया है तो ए को गुडविल का ज़्यादा शेयर मिलेगा और बी को कम मिलेगा। इट मीन्स सेक्रीफाइस, जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उस हिसाब से उसको गुडविल का शेयर दिया जाएगा। तो जो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, टेकन अवे बाय ओल्ड पार्टनर्स। इन विच रेशो? जिस रेशो में वो क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। जिस रेशो में उसको वो अपना शेयर देंगे, अपने शेयर का कुछ हिस्सा लूज करेंगे या सेक्रीफाइस करेंगे, उसी रेशो में वो उसकी गुडविल के भी हकदार होंगे। तो सिंपली सेक्रीफाइसिंग रेशो में वो बढ़ता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3। A और B पार्टनर्स हैं जिनकी शेयरिंग रेशियो 5:3 है। ऑन एडमिशन C bring ₹70,000 कैश एंड ₹48,000 अगेंस्ट गुडविल। अब नया पार्टनर C आया जिसने 70,000 रुपये की कैश लाई जो कि उसकी कैपिटल थी और 48,000 उसने गुडविल लाई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A, B एंड C इज 7:5:4। ये न्यू रेशियो दी है A, B, C की। फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। देखो दोस्तों, सिंपल सा है। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या है ए और बी की? ओल्ड रेशियो है 5:3। 5:3 ये ए का शेयर है और ये बी का। अच्छा, न्यू रेशियो क्या है? ए बी सी की न्यू रेशियो क्या है? 7:5:4। सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं? सेक्रीफाइस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ज़रा देख लेते हैं पहले ए का सेक्रीफाइस। ए का ओल्ड शेयर यहाँ से ले लो, कितना है? 5/8। 8 कहाँ से आए? इन दोनों का टोटल। माइनस न्यू शेयर, ये ए, ये बी और ये सी का है, 7/16। एलसीएम कितना आ गया? 16। 8 2 16, 5 2 10। 10 - 7 यानी 3/16। ये आ गया आपका ए का सेक्रीफाइस। इसी तरह बी का निकाल लो, सेम फॉर्मूला। ओल्ड शेयर बी का कितना? 3/8। न्यू शेयर कितना? 5/16। एलसीएम कितना आ गया? 16। 8 2 16, 3 2 6। 6 - 5 = 1/16। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनी? 3/16 = 1/16, दैट इज 3:1। तो ज़रा देख ले, इसमें 3:1 हमें आंसर कहाँ दिख रहा है? ए पार्ट। ये इसका आंसर रहेगा। ये जो भी कैलकुलेशंस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मैंने प्रॉपर पूरा फॉर्मूलेस के साथ आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब टॉपिक करवाया था उसमें बताया हुआ है। जिसने वो टॉपिक नहीं देखा हुआ, वो वीडियोस नहीं देखे, पहले वो वीडियोस देख लो, फिर आपको समझने में आसानी होगी। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट MCQ इज गुडविल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर इन कैश फॉर ज्वाइनिंग ए पार्टनरशिप फर्म इज टेकन अवे बाय ओल्ड पार्टनर। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है वो ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद ए कैपिटल ₹50,000 एंड 40,000। ए और बी पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल कितनी है? 50,000 एंड 40,000। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांट रहे हैं? बराबर। सी इज एडमिटेड ऑन ब्रिंगिंग ₹50,000 एज कैपिटल। सी की कैपिटल 50,000 है। एंड नथिंग वाज ब्रॉट अगेंस्ट गुडविल। और उसने गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लाया। गुडविल इन बैलेंस शीट ऑफ ₹40,000 इज रीवैल्यूड एट ₹35,000। बैलेंस शीट में जो गुडविल गिवन थी उसकी रिवैल्यूएशन की। आपको पता है कि जब एक नया पार्टनर आता है तो जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनकी रिवैल्यूएशन की जाती है। और रिवैल्यूएशन करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, कई बार डिक्रीज़ हो जाती है, कई बार लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, कई बार डिक्रीज़ हो जाती है। ये रिवैल्यूएशन में मैंने आपको बताया था। तो जब हम किसी एसेट्स या लाइबिलिटी की रिवैल्यूएशन कर लेते हैं तो तब जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं उस रिवैल्यूएशन फिगर पे बनाते हैं। जो फिगर रिवैल्यूएट करके आई, रिवैल्यूएशन का मतलब जो अब की वैल्यू है,
उस वैल्यू पे ही बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसने कहा कि बैलेंस शीट में गुडविल 20,000 दी थी, लेकिन जब उसकी रिवैल्यूएशन की गई, दोबारा से वैल्यूएशन की गई, तो 35,000 निकली। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन के बाद बैलेंस शीट की गुडविल की बैलेंस शीट में क्या वैल्यू रहेगी। तो मैंने कहा कि जब हम रिवैल्यूएशन कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी हमें एसेट्स और लायबिलिटीज दिखानी है उस रिवैल्यूड फिगर पे दिखानी होती हैं। इट मींस कितनी रहेगी, 35,000 ही, जितनी रिवैल्यूड फिगर आई उसी पे उसको बैलेंस शीट में हमें शो करना है। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, ये सारे वो फैक्टर हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं, एक्सेप्ट किसी एक को छोड़कर। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, बिल्कुल किस तरह का हम बिजनेस कर रहे हैं वो भी गुडविल को इफेक्ट करता है। किस तरह का बिजनेस है हमारी गुडविल को वो इफेक्ट करता है। कंज्यूमेबल गुड्स हैं, मासेस के लिए गुड्स हैं, क्लासेस के लिए गुड्स हैं, किस तरह के गुड्स हैं, जो बिजनेस का नेचर है वो भी हमारी जो गुडविल है उसको इफेक्ट करता है। दूसरा एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैनेजमेंट अगर आपके एफिशिएंट है तो आपका जो बिजनेस है उसकी गुडविल हमेशा इंक्रीज होगी। टेक्निकल नो हो, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स आजकल टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है, टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है, कोई टेक्निकल नो हो, कोई पेटेंट, कोई कॉर्पोरेट, इस तरह का आपके पास कुछ है तो ये भी आपकी गुडविल को इंक्रीज करेगा। लोकेशन ऑफ कस्टमर, ये गुडविल को इफेक्ट नहीं करता। बिजनेस की लोकेशन कहाँ है ये इफेक्ट करता है कि आपका बिजनेस ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर कस्टमर आराम से आ सकता है। कस्टमर की लोकेशन कहाँ है ये इस पे जो गुडविल है उस लोकेशन ऑफ कस्टमर गुडविल को इफेक्ट नहीं करती। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी गुडविल को इफेक्ट नहीं करती, दैट इज लोकेशन ऑफ द कस्टमर। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल शुड बी फॉलोड व्हेन। हम वेटेड एवरेज मेथड को कब फॉलो करते हैं, ये मैंने कल के लेक्चर में जो लास्ट वीडियो आया था उसमें मैंने बताया था कि वेटेड एवरेज मेथड हम कब फॉलो करते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। प्रॉफिट्स आर अनइवन, जब प्रॉफिट अनइवन हो, एक साल प्रॉफिट बढ़ा, एक साल कम हो गया, एक साल बढ़ा कम हो गया, इस तरह से अनइवन प्रॉफिट हो, या प्रॉफिट हैज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड, या प्रॉफिट सीधा बढ़ रहा हो, ऊपर की तरफ, सीधा ऊपर की तरफ जा रहा हो। प्रॉफिट हैज़ डिक्रीजिंग ट्रेंड, या प्रॉफिट नीचे की तरफ आ रहा हो, इधर बी और सी, दोनों में से कोई भी। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमेशा वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पर एक ट्रेंड बनता है। ट्रेंड मतलब या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो जब एक ट्रेंड बन जाता है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग, तब हम कौन सा मेथड लगाते हैं, वेटेड एवरेज मेथड। तो आंसर क्या होना चाहिए, डी, यानी इधर बी और सी में से कोई भी, इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ any provision in the partnership agreement profit and losses are shared। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड ओरल में नहीं है, लेकिन ओरल में अगर है लेकिन उसमें कुछ किसी चीज़ को प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ नहीं लिखा गया कि किस रेशो में शेयर करना है, उसके केस में हम क्या करेंगे। आपको याद होगा जब मैंने पार्टनरशिप करवाई थी उसमें मैंने बताया था रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जहाँ पे पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड बनी तो है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया, तो उस केस में हम क्या करते हैं। तो इसमें कहा गया कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग का प्रोविजन नहीं है तो उस केस में प्रॉफिट को हमें कैसे बांटना है। ऑप्शंस आर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, B equally, C in the ratio of loan given by them to the partnership firm, या D none of the above। तो मैंने कहा था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जहाँ पे पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं है या रिटर्न में है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटना इसके लिए कुछ भी नहीं लिखा गया, उस केस में प्रॉफिट और लॉस को हम बराबर बांटते हैं। सो बी इज द राइट ऑप्शन, इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में कर देते हैं। चलिए दोस्तों, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर हैं XYZ जिनकी शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन 2:3:5 रेशियो। फ्यूचर प्रॉफिट को 2:3:5 रेशियो में बांटना चाहते हैं। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर वर्कर कंपनसेशन फंड अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट इफ नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द सेम। वर्कर कंपनसेशन फंड जो अगर है, अगर बैलेंस शीट में दिया है और इसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो उसका हमें क्या करना है। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो,
पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन कैपिटल रेशो, ये कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और डी कैरिड फॉरवर्ड टू द न्यू बैलेंस शीट विदाउट एनी एडजस्टमेंट, ये नई बैलेंस शीट में हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे विदाउट किसी एडजस्टमेंट के। तो अगर प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज होती है और कोई वर्कर कंपनसेशन फंड हमारे पास, फंड इज ए टाइप ऑफ रिजर्व, रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो अगर ऐसा कोई फंड वर्कर कंपनसेशन फंड हमारे पास बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है या कोई रिजर्व पड़ा हुआ है, तो उसको हमें किस रेशो में बांटना है, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया है। तो उसको हम ओल्ड रेशो के हिसाब से ही बांटते हैं। कोई भी ऐसा रिजर्व या फंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर बैलेंस शीट में है, अगर एक नया पार्टनर आता है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर देती हैं ओल्ड पार्टनर्स, उस केस में वो फंड या वो रिजर्व या फिर वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से ही बांटते हैं, क्योंकि वो पहले से जब शेयरिंग रेशो पुरानी वाली रेशो थी उस समय का जो हमारा रिजर्व है वो पड़ा हुआ है या पार्ट ऑफ प्रॉफिट है वो पड़ा हुआ है, तो उसको ओल्ड रेशो के हिसाब से ही बांटा जाएगा। सो आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलिए दोस्तों, तो ये थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जितने भी एमसीक्यूज उस बुक में थे, ये सारे मैंने करवा दिए। नया टॉपिक जो मैं लेके आऊँगा जिसके एमसीक्यूज, वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो आप तब तक ये करें कि जितने जो भी आपके पास वीडियोज़ हैं वो देख लें, जो आपके पास मटेरियल स्टडी मटेरियल है वो भी आप पढ़ लें और उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करें, उसको रीड करना शुरू करें, तो ताकि जब मैं एमसीक्यूज करवाऊँ तो आप अपने आप को खुद असेस कर पाओ कि आपको कितने एमसीक्यूज आपके सही निकले हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम में और फेसबुक में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।